दरवाज़ा खोलते ही उन्हें एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। अंदर बेड पर 2 सड़ती हुई बॉडीज पड़ी थी। दोनों अपना मुंह ढककर थोड़ा सा और पास गए और निशा ने देखा कि एक बॉडी के गले में वही लॉकेट था जो उनकी नानी पहना करती थी। निशा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ गई कि ये लाशें उनके नाना नानी की है, पर अगर ये लाशें उनके नाना नानी की है तो वो कौन है जिनके साथ वो रह रहे हैं। इससे पहले कि अमन और निशा कुछ समझ पाते, उस कमरे में बच्चों की आवाज़ें गूंजने लगी। दोनों अमन और निशा कमरे को टटोलने लगे। आखिर वो आवाज़ें आ कहाँ से रही थी। ढूंढते ढूंढते अमन गलती से एक पुरानी बुक शेल्फ से टकराया। ताज्जुब की बात ये थी कि वो बुक शेल्फ किसी दरवाजे की तरह खुल गई और उसके पीछे था एक सीक्रेट कमरा। दोनों में से किसी की हिम्मत अंदर झांक के देखने की नहीं हो रही थी, पर तभी उस सीक्रेट रूम से कुछ बच्चों ने उनका नाम पुकारा। डरे सहमे दोनों बच्चे धीरे धीरे कमरे के अंदर जाने लगे। अंदर काफ़ी अंधेरा था और इसलिए कुछ भी दिख नहीं रहा था, पर अचानक ही एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी कमरे के दूसरी तरफ से आने लगी। अब उन बच्चों की आवाज़ें तेज़ हो गई थी, मानो कि बच्चे दर्द में रो रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो आवाज़ें कुछ कहना चाहती हैं। जब वो दोनों कमरे की दूसरी तरफ पहुँचे तो दोनों का डर और बढ़ गया। कमरे के बीचों बीच खोपड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके बगल में एक हवन कुंड और कुछ सामग्री रखी हुई थी। कमरे की दीवारों पर कई सारी डिस्टर्बिंग ड्राइंग्स बनी हुई थी। वो ड्राइंग किसी अजीब से जानवर की लग रही थी। एक जानवर जिसके लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत थे। कमरे को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था वहाँ काला जादू किया जा रहा था। दोनों उन ड्राइंग्स को देख ही रहे थे जब वो बच्चों की आवाज़ें चीखों में बदल गई, जैसे कई बच्चे एक साथ जोर जोर से एक ही चीज़ बोल रहे हों, भाग जाओ यहाँ से। निशा और अमन फटाफट उस कमरे से बाहर निकल गए। अब सूरज ढलने को आया था, अंधेरा होने वाला था। निशा और अमन को अब ये समझ आ गया कि जिनके साथ वो रह रहे हैं वो उनके नाना नानी नहीं हैं, और वो लोग जो भी हैं बहुत खतरनाक हैं। दोनों ने तय किया कि वो दोनों उन लोगों के आने से पहले ही भाग जाएंगे। दोनों जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरकर घर के फ्रंट डोर पर पहुंचे, पर पता नहीं क्यों दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। दोनों घर के पिछले वाले गेट की तरफ जाने लगे। जब उन्होंने किचन से एक अजीब सी आवाज़ सुनी, उन्होंने किचन के अंदर झांका तो उनकी सांसें अटक गई। किचन में सिंक के नीचे बैठे वो दोनों लोग जो उनके नाना नानी जैसे दिख रहे थे, वो जानवरों की तरह कुछ खा रहे थे। उनके पास वही लाल रंग वाला पतीला रखा था। उनके पूरे चेहरे पर खून लगा था और दोनों के जानवरों जैसे लंबे और पीले दांत थे। उनकी उंगलियों के नाखून लंबे, काले और नुकीले, बिल्कुल उन्हीं ड्राइंग्स की तरह जो उन्होंने उस सीक्रेट रूम में देखी थी। वो पूरा नज़ारा दिल दहला देने वाला था। दोनों लोग जानवरों की तरह घुर्रा रहे थे। तभी नानी का सर एकदम से उनकी तरफ घूमा। उनकी आंखें सफ़ेद पड़ी थी, गहरे काले गड्ढे। उन्होंने किसी
भड़के हुए जानवर जैसी आवाज निकाली। ये देखकर अमन और निशा वहां से तेजी से भागे और पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गए। बाहर आंगन का झूला जोर जोर से हिल रहा था और हवा में एक अलग ही स्मेल थी खून की। दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर वो जानते थे कि वो दोनों दरिंदे उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें पीछे से आवाजें आ रही थी, रेंगते हुए पंजे और घुर्राने की आवाज जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। दोनों बच्चे अब बहुत ज्यादा डर गए थे। दोनों को नहीं पता था कि वो भागकर कहाँ जा रहे हैं, बस ये जानते थे कि उन्हें कहीं दूर भागना है। भागते भागते वो दोनों एक मंदिर के पास पहुंचे और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। दोनों ने एक बार भी पीछे पलट कर नहीं देखा। अंदर जाते ही दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। मंदिर के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। बच्चों को ऐसा डरा सहमा देखकर वो उनके पास जाकर सवाल पूछने लगा। आखिर इतनी रात को वो दोनों जंगल के बीचों बीच क्या कर रहे थे। तभी उसे बाहर से घुर्राने की आवाजें आई। बिना डरे उस आदमी ने मंदिर के बाहरी दरवाजों को बंद किया और दोनों बच्चों को मंदिर के अंदर वाले कमरे में ले गया। उसने अपनी लैंडलाइन से एक फोन मिलाया और फिर बच्चों के पास आ गया। वहां उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो दोनों अब सेफ हैं और उनसे पूछा कि वो दोनों बच्चे आखिर उन दरिंदों से टकराए कैसे। निशा के मुंह से कुछ निकला ही नहीं, तो अमन ने रोते हुए उस आदमी को सब कुछ बताया। उस आदमी ने उनकी पूरी कहानी सुनी और फिर बहुत गंभीरता के साथ उन्हें बताया कि वो दोनों उनके नाना नानी नहीं बल्कि सुमित्रा और सुशील थे। सुमित्रा और सुशील कई सालों पहले पास के एक छोटे से गांव में रहते थे। उन दोनों को हमेशा से बच्चे चाहिए थे, पर कई कोशिशों के बाद भी सुमित्रा को बच्चा नहीं हुआ। जब डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं कर पाए तो उन्होंने काले जादू की मदद ली। आखिरी बार उन दोनों को इसी जंगल में एक अजीब सा रिचुअल करते हुए देखा गया था। फिर वो दोनों कहीं गायब हो गए। वो कई सालों बाद वापस तो मिले, पर इस भयानक रूप में। ना वो इंसान थे और ना जानवर, और ना मरे हुए और ना ही जिंदा, पर अब उनके पास किसी का भी रूप लेने की शक्ति थी। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे, तो वो पहले लोगों को मारकर उनकी जगह उनके बच्चों के साथ रहते, और जब बच्चों को कुछ अजीब लगता या वो भागने की कोशिश करते तो वो उनको मारकर उनका सर अपने पास रख लेते। अमन और निशा को समझ आ गया कि जो खोपड़ियाँ उन्होंने देखी थी वो सब उन्हीं मरे हुए लोगों की थी। उन दोनों के डर के मारे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उन दोनों की नजरें उस आदमी के पीछे वाली खिड़की पर गई। बाहर वही काले दरिंदे खड़े थे, उनके दांत चमक रहे और वो अपने लंबे नाखूनों से खिड़की के कांच को खरोच रहे थे। दोनों के मुंह खून से सने हुए थे और वो गुस्से से घुर्रा रहे थे। उस आदमी ने बच्चों को शांत करवाते हुए कहा कि वो उस मंदिर का पुजारी है और मंदिर मंत्रों से बंधा हुआ है, इसीलिए वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। उसने कहा कि उसने पुलिस को फोन मिलाया है और पुलिस बस आती ही होगी, पर पुलिस जब तक आई तब तक वो घुर्राने की आवाज़ बंद हो गई थी। वो दोनों दरिंदे जंगल की तरफ वापस भाग गए। निशा और अमन पुलिस वालों के साथ उनके नाना नानी के घर गए तो उन्हें वहाँ सारी डेड बॉडीज और कंकाल मिले। फौरन निशा और अमन को हॉस्पिटल भेजा गया और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि दोनों को कोई फिजिकल चोट नहीं लगी, पर जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से निशा और अमन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। उस रात निशा और अमन तो उन अधमरे जानवरों से बाल बाल बचे, पर ना जाने अब वो दरिंदे किसका रूप लेकर
किसी परिवार को तबाह कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपको समर वेकेशन की ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और देखते रहो हर हफ्ते एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी।